साथियों नमस्कार। भारद्वाज इंग्लिश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आपको विदित है कि आज से हम लोग एसएससी बेसिस वीडियोस रेगुलर रिदम में यूट्यूब चैनल पर डाल लेंगे, ऐसा हम स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो आज that is the first video for SSC competitive examination. It can also helpful for various kinds of examination like civil services, NDA, CDS, REIT, grade 2nd, grade 1st and so on. So those who are preparing in competitive examination, they can get knowledge from here to get the regular videos from my YouTube channel. You are requested to subscribe it as soon as possible. Direct come to the point, that is the first topic is sentence structure. सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम जब बात करें तो हिंदी में हो गया वाक्य संरचना। वाक्य संरचना ये हम भली भांति जानते हैं कि सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स a complete sense is called a sentence. That is the sentence. सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, समूह का आशय है सुनियोजित क्रम, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण अर्थ या पूर्ण भावार्थ प्रदान करता है, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। उसे हम एक सेंटेंस कहेंगे। जब नेक्स्ट हम बारीक करें, नेक्स्ट हम लें, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ स्टूडेंट्स हो कि रमेश वांट्स टू गेट हिज टारगेट। ये एक सेंटेंस है भाई। तो इस सेंटेंस को जानने के लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर जाने। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। द फर्स्ट इज सब्जेक्ट, दैट इज रमेश। ये क्लियर हो गया। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड ए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसको कहा? The remaining part of a sentence, that is called a predicate. Predicate clear कर लें। The remaining part of a sentence is called predicate. अब predicate को शुद्ध हम समझें तो हिंदी में कहेंगे विधेयार्थ। विधेयार्थ बोले तो इसको, विधेयार्थ का मतलब हो गया क्रिया के पूरक के रूप में। क्रिया के पूरक के रूप में ये होता है हमारा क्या? प्रेडिकेट। अब हम आज जो टॉपिक है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सीधे तौर पर हम जब बात करें तो रमेश वांट्स टू गेट हिज टारगेट। रमेश हो गया सब्जेक्ट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, दैट इज प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट क्या है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कॉल्ड प्रेडिकेट। क्लियर हुआ? अब हम बात करें कि हियर आर टू वर्ब्स। बेटा एक यहां वर्ब आई है वांट्स, एक वर्ब तो है वांट्स, और दूसरी जो वर्ब है, सेकंड जो वर्ब है वो है टू गेट। क्या है? टू गेट। अब दोनों ही वर्ब हैं। द क्वेश्चन अराइज हियर, क्या एक वाक्य में दो वर्ब प्रयुक्त हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब दैट कैन बी डिफर फ्रॉम वन एंड अदर। एक वाक्य में दो वर्ब प्रयुक्त हो सकती हैं। द फर्स्ट इज फाइनाइट वर्ब
एंड द रिमेनिंग इज नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है देखें, तो वांट्स यहां जो है वो है फाइनाइट वर्ब। वांट्स कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? और टू गेट यहां कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम कैसे इनका आइडेंटिफाई करें कि फाइनाइट क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती है? तो फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब्स विच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या कहा? फाइनाइट वर्ब क्या है भाई? फाइनाइट वर्ब वो क्रियाएं होती हैं, कौन सी क्रियाएं? वर्ब्स विच आर चेंज, जो बदल जाती हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाने वाली क्रिया फाइनाइट कहलाती है। यहां वांट्स आया, यदि इस रमेश के स्थान पर प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया जाए तो वांट्स का वांट हो जाएगा। यदि कंटिन्यूअस में आप जाएंगे तो वांटिंग हो जाएगा, परफेक्ट में आप जाएंगे तो वांटेड हो जाएगा। तो फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं? क्लियर? मेरे हिसाब से आप सभी समझ रहे होंगे। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती हैं। अब आती है बात नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब यहां टू गेट है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब का कर्ता से कोई संबंध नहीं होता। क्या होगा? सच काइंड ऑफ वर्ब्स डोंट हैव एनी रिलेशन विद द सब्जेक्ट, विद द सब्जेक्ट। इस प्रकार की क्रियाओं का कर्ता से कोई संबंध नहीं होता। संबंध नहीं होता, लेकिन नॉन फाइनाइट जो वर्ब हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं ये थ्री काइंड्स में ही प्रयुक्त होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार से ही हो सकती हैं, कर्ता से उनका कोई लेना देना नहीं होता। बेटा हम बात करें नॉन फाइनाइट की तो देखिए, फर्स्ट तो नॉन फाइनाइट होती है इन्फिनिटिव। क्या होती है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस बी फर्स्ट। इट मीन्स हियर इज टू गेट इज द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। द सेकेंड इज जीरंड। जीरंड बोले तो बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। द थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की हुई? नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो गए तीन काइंड की। पहला हो गया इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस बी फर्स्ट। दूसरा हो गया जीरंड। जीरंड का मतलब बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। और तीसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब एक वाक्य में दो वर्ब प्रयुक्त हो सकती है, एक फाइनाइट और दूसरी नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट जो वर्ब है डजंट हैव एनी रिलेशन विद द सब्जेक्ट। इट इज यूज्ड इन थ्री कैटेगरीज, वेदर इट इज इन्फिनिटिव और जीरंड और पास्ट पार्टिसिपल। तो ये तो आपकी बात हुई किसकी? हम अब पहुंचे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट्स की बात करें, सब्जेक्ट्स के बाद हम पहुंच गए वर्ब्स पर, वांट्स और टू गेट, दोनों चीज हमारी क्लियर हो गई। अब आती है हिज टारगेट। दैट इज हिज टारगेट, दैट इज हिज एम्बिशन। ये उसकी एम्बिशन हो गई, आकांक्षा हो गई, इच्छा हो गई, ये उसका लक्ष्य हो गया, ये उसका पर्पज हो गया। अब जब हम नेक्स्ट इसकी बात करेंगे तो इसी सेंटेंस को अब हमारे मन में एक चीज और आती है कि भाई सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आज पहला टॉपिक है, इसी को खत्म कर देंगे। मैंने कहा एक वीडियो में एक टॉपिक फ्री। अब जो लेंदी टॉपिक्स हैं दैट कैन बी टाइम गिवन। अब हम बात करें कि इधर हमने लिखा कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। द फर्स्ट इज सब्जेक्ट, द सेकेंड इज प्रीडिकेट। अब हम पहले प्रीडिकेट को समझें। इट मीन्स जब हम प्रीडिकेट को समझेंगे तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरी क्लियर। अब हम बात करें, मैंने लिखा कि प्रीडिकेट, तो प्रीडिकेट कैन बी यूज्ड इनटू फोर टाइप्स
इन ए सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। क्या मतलब हुआ भाई? एक वाक्य में प्रेडिकेट का प्रयोग कितने प्रकार से हो सकता है? 4 प्रकार से। कितने काइंड से? 4। फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट केवल वाक्य में वर्ब आए फिर भी वो प्रेडिकेट कहलाएगा। मैंने लिखा भैया एग्जाम्पल के तौर पर कि रवि स्टडीज। क्लियर हो गई बात? तो रवि सब्जेक्ट, स्टडीज इज वर्ब। अब हमने क्या कहा? प्रेडिकेट क्या है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज प्रेडिकेट। इट मीन्स द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रेडिकेट इज वर्ब। यदि वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा केवल वर्ब आई है, इट मीन्स प्रेडिकेट। द सेकेंड हो गया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यदि वाक्य में है तब भी वो प्रेडिकेट होता है। इसी सेंटेंस को ले लें अपन। कैसे लें? मैंने लिखा कि रवि स्टडीज इंग्लिश। बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर से अपना काम करें। तो रवि क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। स्टडीज क्या हो गई? वर्ब। और इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या? स्टडीज इंग्लिश। दैट इज द फॉर्म ऑफ प्रेडिकेट। तो 2 तरीके का प्रेडिकेट हो गया। पहला हो गया क्या? एक तो वर्ब के रूप में, और दूसरा हो गया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में। हम तीसरी बात करें कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, इस रूप में भी प्रेडिकेट प्रयुक्त हो सकता है। यही एग्जांपल पिक कर लें आप। क्या कर लें? पिक कर लें। तो मैंने लिखा कि रवि स्टडीज इंग्लिश डेली। ये लिखा। अब समझें आप इसको। क्या समझें? रवि हो गया सब्जेक्ट, स्टडीज हो गई वर्ब, इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, और डेली हो गया एडवर्ब। अब यहां से लेकर के, स्टडीज से लेकर के इंग्लिश डेली, ये चीजें फॉर्म ऑफ प्रेडिकेट हो गई। इसका मतलब दैट इज द थर्ड काइंड ऑफ प्रेडिकेट। अब हम बात करें का फोर्थ काइंड। फोर्थ काइंड क्या कहता है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, और जिसको आप ईटीसी भी कह सकते हैं। अब हमने ये कहा कि भाई ये फोर्थ काइंड है। फोर्थ काइंड क्या हुआ कि वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकती है, फ्रेज हो सकता है, ईटीसी हो सकता है। अब हम बात करें कि सेंटेंस के बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? मैंने कहा, ध्यान रखना मेरी बात, मैंने कहा इसी एग्जाम्पल को मैंने लिख दिया कि रवि स्टडीज वेरी फास्ट। वेरी फास्ट इट मीन्स रवि तो ठीक है सब्जेक्ट, स्टडीज हो गई वर्ब, ये क्या हो गया भाई? एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब दैट इज द फोर्थ काइंड। तो अंग्रेजी के जितने भी सेंटेंसेज हैं, अंग्रेजी में जो स्ट्रक्चर बेसिक सेंटेंस हैं, दैट इज द फोर्थ काइंड ऑफ प्रेडिकेट। मैं समझू कि हमारा प्रेडिकेट क्लियर हो गया। प्रेडिकेट कैन बी 4 टाइप्स: वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब अथवा एडजेक्टिव, फ्रेज अथवा ईटीसी। 1 पॉइंट टू बी नोटिस, क्या? फ्रेज। दैट इज द न्यू वर्ड फॉर सेंटेंस। अब हम बात करें, मैंने कहा कि 1 वीडियो में अपन सॉर्ट आउट करेंगे। आपकी कोई प्लानिंग्स हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपको कोई डाउट्स हैं, आप लोग यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट्स पर आप लोगों को निश्चित रूप से रिप्लाई करूंगा। और ये मेरा विश्वास रहा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं, दोज हु आर वॉचिंग माय वीडियोस, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपको शायद वो यहां मिलेगा जिसकी आपने कभी आशा नहीं की। और मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि यदि आप वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो और नोट्स बनाते हैं, ध्यान रखें इस बात का कि जैसे वीडियो शुरू हो गई तो आप केवल पढ़े ही नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं, आप वीडियोस को देखें, समझें, एक बार लेक्चर को सुने, देन आप नोट्स बनाएं। आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो यू कैन कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल और आई विल बी देयर फॉर ऑलवेज टू हेल्प यू। अब एक चीज आ गई फ्रेज, क्योंकि ये तो और आ गया भाई, फ्रेज तो हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि फ्रेज हमें आ गया सेंटेंस स्ट्रक्चर में, तभी तो अपन का सेंटेंस कंप्लीट होगा। और व्हेन वी नो अबाउट वेरी वेल द सेंटेंस, देन वी कैन गो फर्दर फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन इंग्लिश। बेटा मैं कह रहा हूं कि फ्रेज क्या है, तो फ्रेज को शुद्ध कहेंगे वाक्यांश। क्या कहेंगे? वाक्यांश। वाक्यांश मतलब हो गया वाक्य का कुछ अंश। अब सुने, मैंने लिखा कि राहुल हैज बीन राइटिंग अ नोवेल
4-5 ईयर्स, 4-5 ईयर्स। ठीक है, अब हम कहेंगे फ्रेज क्या है। फ्रेज होता है वाक्यांश, वाक्य का कुछ अंश। क्या कहेंगे, तो राहुल हैज बीन राइटिंग ए नोवेल। अब क्या है, यहां तक तो ये ठीक है, लेकिन ये जो चीज है 4-5 ईयर्स, तो 4 क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, पूर्वोसर्ग हो गया, और इसके बाद ये सेंटेंस का सीक्वेंस जारी है। तो क्या कहेंगे, ये जो है वो हो गया भैया प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या कहेंगे इसको, प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्यों हो गया प्रीपोजिशनल, दैट हैज बीन सेपरेटेड बाय द यूजिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन। अब आप परिभाषा पर आ जाएं, फ्रेज क्या होता है, ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which is separated by using preposition, adjective, adverb, noun, etc. हाँ, क्या हुआ, ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक वाक्य का कोई पर्टिकुलर पार्ट विच इज सेपरेटेड, जिसे पृथक कर दिया जाए बाय यूजिंग प्रीपोजिशन, या तो प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, एडवर्ब का प्रयोग करके, नाउन का प्रयोग करके, इनका प्रयोग करके जब वाक्य को अलग किया जाता है तो इट मीन्स क्या हो गया, वो हो गया फ्रेज। अब प्रीपोजिशन से अलग हुआ तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, यदि एडजेक्टिव से हुआ तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब से हुआ तो एडवर्बियल फ्रेज, और नाउन से अलग हुआ तो नाउन फ्रेज। दैट इज द नेम ऑफ फ्रेज। अब हम जब इसको फ्रेज को क्लियर कर चुके हैं तो एक चीज और हमारी सेंटेंस ऑर्डर में बचती है, क्या, वो होती है क्लाउज। और क्लाउज बोले तो क्या होता है, उपवाक्य। ये वाक्य का एक पार्ट होता है। क्या है क्लाउज, समझे क्लाउज को सभी। क्लाउज क्या है वो समझे। क्या आएगा, ए सेंटेंस विच इज separated by using a conjunction or a relative pronoun। क्लियर, क्या हो गया, क्लाउज क्या है, ए सेंटेंस विच इज सेपरेटेड, एक वाक्य जिसको अलग किया गया बाय यूजिंग, प्रयोग करके, कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है, संयोजक, और रिलेटिव प्रोनाउन अथवा संबंधवाचक सर्वनाम, किसी संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके अथवा किसी कंजंक्शन का प्रयोग करके किसी वाक्य को पृथक किया गया, दैट इज क्लाउज। अब कंजंक्शंस दो प्रकार के होते हैं, दैट विल बी टॉट इन द टॉपिक ऑफ सिंथेसिस और क्लाउज। हम यदि बात करें कि क्या होगा, मैंने लिखा बेटा कि रमन डज वाट विनय सेज, वाट विनय सेज, ये कहा बेटा। ध्यान दें, रमन अलग सब्जेक्ट है, वाट हो गया और विनय, तो वाट तो हो गया सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो इसका मतलब दैट इज क्लाउज, इसका मतलब दैट इज क्लाउज, जिसको कंजंक्शन से अलग किया जाए वो क्लाउज है। अब इसमें से एक प्रिंसिपल क्लाउज हो गया और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज। अभी यहां नहीं खोलूंगा, प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज अपन क्लाउज के टॉपिक्स में देखेंगे। तो आप तो ये माने तीन चीज हो गई, फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस। सेंटेंस तो कंप्लीट होता है, फ्रेज क्या हो गया, वाक्यांश जिसको किसी एक पर्टिकुलर यूजिंग से अलग किया जाए, और क्लाउज क्या हो गया कि एक रिलेटिव प्रोनाउन अथवा किसी प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग करके वाक्य को पृथक कर दें, दैट इज क्लाउज। क्लियर हो गई। मुझे लगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा और आप नियमित मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे वादा करता हूं कि निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल की हैं, एकेडमिक लेवल की हैं, मैं निश्चित रूप से आपको उन्हें बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। आप नियमित रूप से मेरे साथ जुड़े रहें। पुनः डॉक्टर भानेश भारद्वाज इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।